नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो जो यहाँ पर आपकी उत्तराखंड वन दरोगा के जो मॉक टेस्ट चल रही थी सीरीज, उसी के क्रम में यह आपका अगला वीडियो है। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज लगातार मिल है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? तो आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस जो है आपकी आंसर्स की के से जो है फ़ोटो को जो है स्नैपशॉट लेके यहाँ पे जो है आपके लिए वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आपका इसका सही जवाब होगा जो ह्यूमन ब्रेन का जो पार्ट जो है सोचने की जो क्षमता रखता है उसको बोलते हैं आपका अग्र मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में आपका फोर ब्रेन जो है आपका कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स वॉज इन्वेंटेड बाई न्यूटन? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने गणना यानी जो आपकी मैथ्स की जो कैलकुलस ब्रांच होती है, जो कैलकुलस का पार्ट होता है, एक पूरी ब्रांच है वो मैथमेटिक्स की, तो उसका जो इन्वेंशन यानी उसका डिस्कवरी जो की थी वो हमारे न्यूटन जो है सर थे, उन्होंने की थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, H2O2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो जो आपको पूछा गया कि ये रिएक्शन जो दी गई है इसमें H2O2 जो किसके रूप में कार्य करता है, तो आपको याद रखना है कि जो H2O2 होता है वो हमेशा एक रिड्यूसिंग जो एजेंट होता है उसी की रूप में जो है आपका कार्य करता है। और जो H2O2 होता है इसको जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जब भी चूना का जो पानी होता है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है प्रवाहित करते हैं तो वो चूने का जो पानी होता है वो आपका मिल्की यानी दूधिया कलर का आपका हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयनिक कंपाउंड? तो आप सभी लोगों को पता होगा जो आयनिक कंपाउंड होता है वो कम गलनांक और क्वथनांक उसके नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका गलनांक और जो क्वथनांक होता है वो हमेशा उच्च होता है। और जो आयनिक यौगिक होते हैं वो दो आयनों से मिलकर बने होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, तो ये भी एक आपका आयनिक यौगिक है, क्योंकि आपका Na जो होता है ये आपका पॉजिटिव होता है, क्लोरीन आपका नेगेटिव होता है। तो इसका एग्जाम्पल ये है। और इनके जो है गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं वो काफ़ी जो है उच्च यानी हाई होते हैं। तो आप लोगों को जो क्वेश्चंस जो है नए लगे तो आप उनको जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन। तो जो सेकेंड मोशन ऑफ द इक्वेशन होती है वो आपकी जो है स्थान और समय यानी जो पोजीशन और जो टाइम होता है उसके बीच जो है रिलेशन को जो है बताती है। तो आपको याद रखना है कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो आपका मोशंस का है वो हमेशा पोजीशन और टाइम के बीच में आपको जो है रिलेशन जो है बताता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। तो जो आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके जो भी गाड़ियाँ होती है उनका जो हेडलाइट होता है उसमें हमेशा कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण आपका जो है वाहनों की जो व्हीकल्स होते हैं उनकी हेडलाइट में जो है यूज किया जाता है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और का संयोजन है। मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। तो ये इसका सही जवाब होगा स्थितिज ऊर्जा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन यानी रीजनरेशन एंड बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो जो रीजनरेशन और जो बडिंग द्वारा इनमें से जो आपका प्रजनन करता है यानी रिप्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं हाइड्रा। तो जो हाइड्रा होता है वो हमेशा रीजनरेशन एंड बडिंग की प्रोसेस द्वारा आपका जो है जन्म लेता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, आपने देखा होगा कि जो हाइड्रा होता है वो हमेशा इसी तरह जो है आपका जन्म लेता है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कैटायन। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इसमें जो आपका अमोनियम होता है तो यानी आपका इसका जो फॉर्मूला होता है वो NH4 होता है। तो जो NH4 होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है यानी ये एक कैटायन होता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो आपका अमोनियम होता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव होता है यानी कैटायन होता है। फिर पूछा गया था, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए इफ मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन देन मेटल ए। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट वाली जो रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो मेटल बी होगी वो मेटल जो ए होगी आपकी वो आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा यानी रिएक्टिव होगी। तो जो मेटल है आपकी इज़ मोर रिएक्टिव यानी ऑप्शन नंबर 3 बी इसका सही जवाब होगा। यानी बी की तुलना में अधिक क्रियाशील होगी क्योंकि जो ए है वो धातु बी को प्रतिस्थापित कर रही है। तो जो बी ए होगी वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो आपका सही जवाब होगा कि जो मेटल ए आपकी मोर रिएक्टिव होगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमंस। तो एंड इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बाकी सारी जो है आपकी यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि दी गई है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यकृत। तो जो यकृत है वो आपकी एंडोक्राइन जो है आपकी ग्लैंड नहीं है। तो बाकी आपकी जो है आपकी जो अदेविक ग्रंथि पीयूष ग्रंथि और जो शीर्ष ग्रंथि है ये आपकी जो है एंडोक्राइन जो है आपकी ग्लैंड है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव द रिलेशन बिटवीन। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपका गति का जो पहला जो इक्वेशन होती है वो होती है v इक्वल टू होती है u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी आपकी जो है आपकी फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन होती है लॉ जो मोशंस की। तो ये आपकी वेग यानी आपकी वेलोसिटी जो ये v होती है ये वेलोसिटी और जो ये t होता है यहाँ पे ये टाइम को जो है इसके बीच को जो है रिलेशन जो है दर्शाता है। तो आपका सही जवाब होगा वेलोसिटी एंड टाइम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट टू यूज़। तो आपका सही जवाब होगा कि एक यौगिक का एक परमाणु, क्योंकि एक यौगिक होगा उसका एक परमाणु नहीं हो सकता है। क्योंकि जो आप सभी लोगों को पता होगा जो यौगिक होते हैं वो एक या एक से अधिक जो है तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो इसलिए एक यौगिक का एक परमाणु जो है नहीं हो सकता, इसलिए ये कथन आपका जो है गलत होगा। तो आप लोग जो हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब कभी नई वीडियोज अपलोड होंगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों और गहरे समुद्र
तप्त कंदराओं और अंटार्कटिक की बर्फ जैसे जीवन यापन है तो अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। तो आप सभी लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया होता है वो इन सारी जगहों पर जो है आपका सरवाइव कर सकता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द। तो इसका सही जवाब होगा जो गोलाकार दर्पण होगा उसकी जो प्रतिबिंब सतह का जो केंद्र होता है उसको पोल यानी ध्रुव जो है आपका कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? इन प्लांट द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट जो यूज नहीं किया जाता है उसको स्टार्च के रूप में जो है उसको जो है संग्रहित किया जाता है यानी स्टोर किया जाता है। क्योंकि जो आपने आलू देखा होगा तो आलू में जो है आपका स्टार्च ही बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आपका पाया जाता है। और जो ह्यूमन बीइंग्स होती है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट हम यूज़ नहीं करते हैं तो उसको आप सभी लोगों को पता होगा कि यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में उसको जो है स्टोर किया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। तो पौधों में तो स्टार्च के रूप में होता है, बट जो ह्यूमन बीइंग्स होती है जो मनुष्य होते हैं उनमें जो है ये लीवर में स्टोर होता है और ग्लाइकोजन के रूप में जो है आप ये स्टोर होता रहता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। और इसका सही जवाब है आप सभी लोगों को पता होगा कि जो विद्युत आवेश होता है इलेक्ट्रिक चार्ज उसकी जो इकाई होती है वो कूलम्ब होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्ब का नियम क्या कहता है? तो आप सभी लोगों को ने पढ़ा होगा कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो दो बिंदु आवेश 2 पॉइंट चार्ज होते हैं। जैसे अगर ये आपका Q1 है ये Q2 है और इनके बीच की जो ये डिस्टेंस अगर R है तो इन पे जो है कूलम्ब्स का लॉ लगता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी जो R है उसके जो है व्युत्क्रमानी होता है। तो ये दो बिंदु आवेश थे, अगर Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस R है तो आप सभी लोगों को पता होगा इनके बीच जो फोर्स लगता है वो F = होता है आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका होता है कूलम्ब्स लॉ, F = Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के परिमाण के आवेश की जो है मात्रा के अनुक्रमानुपाती आपका होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनमें से आप सभी अगर पढ़ेंगे तो आप सब लोगों को पता लग जाएगा कि जो ऑप्शन नंबर 2 है, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, सॉलिड्स हैव इनडेफिनाइट शेप। तो जो ये है ये गलत है क्योंकि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सॉलिड होते हैं उनका डेफिनिट यानी निश्चित आकार होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि अनिश्चित है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। बाकी आप देख सकते हैं कि ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्य होते हैं, ये सही है कि ये इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठोस कठोर होते हैं, ये भी सही है। तो इसलिए ये कथन आपका जो है गलत होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर है? यहाँ पे दिया गया है कि द वर्क डन इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो किया गया कार्य होगा वो 0 होगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपको नए लगे उनको जो है आप नोट डाउन करें। और आप सभी लोगों को एक बात और कहनी थी कि आप लोग जो है वीडियो को जो है लाइक नहीं करते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि आप जो है जितना लाइक करेंगे उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो आपको हमें तब पता लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके डॉट डॉट पर निर्भर करती है, फिल द ब्लैंक्स।
द पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड ऑन, तो आप सभी लोगों को पता होगा जो ध्वनि होती है उसकी जो पिच होती है वो हमेशा आपकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें कि ध्वनि की पिच आपकी फ्रीक्वेंसी पर जो है डिपेंड करती है। फिर पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बॉर्डर लाइन एलिमेंट, तो इसका सही जवाब है जो विस्मित है वो आपका एक बॉर्डर लाइन जो है एलिमेंट नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कौन सा धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य नहीं करता है बाकी सब करते हैं। तो आप सभी का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बोरॉन। तो बोरॉन धातु और अधातु की तरह कार्य नहीं करता है। फिर पूछा गया था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है, विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर। तो आप सभी लोगों को पता है जब भी जो है मैग्नीशियम किसी मेटल को हम जो है हवा की उपस्थिति ऑक्सीजन में यानी उसको बर्न करते हैं जलाते हैं तो हमेशा उसका ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होगा ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा